पाकिस्तान का तरीही शहर लाहौर, जो जिंदा दिलों का शहर कहलाता है, इसकी मिट्टी में ऐसे ऐसे गोहरे नायाब मदफून हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लाहौर का सबसे बड़ा शहर खामोशा, जहां क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद ऐसी शख्सियात असुद्दे खाक हुई जो तारीख में आज भी जिंदा हैं, जहां मर्दे दरवेश वासिफ अली वासिफ और फ़ख्रे इस्लाम गाजी इल्म दीन शहीद और वतन के अजीम सपूत निशाने हैदर मेजर शब्बीर शहीद के जस्दे हाकी ने लाहौर की सरजमीन को गुलो गुलजार बना रखा है। आइए इन अहम शख्सियात के बारे में आपको और बहुत सी मालूमात देते हैं। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में। पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। ये कलमात हैं अजीम उस्ताद शायर मुसन्निफ और मुस्लिम सूफ़ी जनाब वासिफ अली वासिफ साहब के। आप बरतानवी राज में 15 जनवरी 1929 को ज़िला हुशाब में पैदा हुए और जनवरी 1993 को पाकिस्तान में वफात पाई। आपने इब्तदाई तालीम ज़िला खुशाब में हासिल की और फिर अपने नाना के पास जंग चले गए। आपके नाना माहिर तालीम थे और उन्होंने जवानी में कायद आज़म की ज़ेरे निगरानी अमृतसर में तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। बाद अज़ां जनाब वासिफ अली वासिफ ने आला तालीम हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी अदब में जीसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। आपका रूहानी सिलसिला इंडिया के शहर बरेली में मौजूद शाह नियाज हुसैन कादरी चिश्तिया के आस्ताना आलिया से मिलता है। आप वहाँ के सज्जादा नशीन मियाँ मोहम्मद हसन के हाथ बैत थे। आपने 3 जून 1954 में CSS का इम्तहान पास किया, लेकिन तबीयत की इनफरादियत और दरवेशी के मिलान की वजह से आपने सरकारी नौकरी को खैर बात कह दिया। उसके बाद आपने अनारकली लाहौर में अपना तदरीसी अदारा बनाया, जहां वो तालिब इल्मों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते थे। आपका कहना है कि अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ साथ एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। आपके तालीमी अदारे में बाकायदगी से लंगर चलता था। ख़ास बात यह है कि तालिब इल्मों के अलावा आने वाले अफराद को चाय पेश की जाती थी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शौरा, अदीब, मुसन्निफ और ब्यूरोक्रेट्स और ज़िंदगी के आम अफराद जो हैं, आपकी रूहानियत और तालीम से फैज़याब होने आते थे। आप कहते थे कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। मुख्तलिफ अखबारात और जराइद में आपका कलाम शाया
होता रहा और बाज़ अफराद के असरार पर आपका कलाम मुरतब किया गया। 1978 में पहली बार शबे चिराग के नाम से आपका कलाम मंजरे आम पर आया। आपके मुख्तलिफ इक़्तिबासात में से एक इक़्तिबास कामयाबी और नाकामी है। आपका कहना है कि कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं जितना अहम मकसद का इंतखाब है। ऐसा हो सकता है कि एक शख्स नेक मकसद के सफ़र में नाकाम हो जाए, वो उस शख्स से बेहतर है जो बुराई के मकसद में कामयाब हो जाए, क्योंकि नेक मकसद में नाकाम होने वाला अमली ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है और बुरे मकसद में कामयाब होने वाला अमली ज़िंदगी में नाकामी पाता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वतन अजीज के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के आखिरी आरामगाह पर आपके खानदान को शोहदा का खानदान भी कहा जाता है। मेजर अजीज भट्टी शहीद आप उनके भांजे थे और साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के आप बड़े भाई हैं। आप गुजरात में 1943 में पैदा हुए। सेंट एंथनी स्कूल से ओ लेवल करने के बाद जीसी यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया और फिर पाक फौज में कमीशन हासिल करने के लिए काकुल एकेडमी चले गए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने अपनी जिंदगी में 2 जंगें लड़ी, एक 1965 और दूसरी 1971 की। 1965 की जंग आपने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट लड़ी। क्या बहादुरी और जुर्रत का ऐसा मुजाहिरा किया कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और इस जुर्रत और बहादुरी की बुनियाद पर आपको सितारे जुर्रत से नवाजा गया। दूसरी जंग आपने 1971 की लड़ी। 3 दिसंबर 1971 को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पाक फौज की कमांड कर रहे थे। आपको जो टारगेट दिया गया था वो ये था कि आपने हेड सुलेमानकी के बुलंद मुकाम पर पहुंचना है और दुश्मन का ऐसा मुकाबला करना है कि उनके दांत खट्टे कर देने हैं। आपने क्या देखा कि दूसरी जानिब दुश्मन के पास भारी नफरी थी और उन्हें टैंकों की सपोर्ट भी हासिल थी। आपने इतनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि 43 दुश्मन के जो सिपाही थे वो मार गिराए, 38 कैदी बना लिए और 4 दुश्मन के टैंक कब्जे में ले लिए। आपको अगला टारगेट भारत के इलाका सबूना पर कब्जा करने का मिला। आपने क्या देखा कि हेड सुलेमान की नहर जो 100 फुट चौड़ी और 18 फुट गहरी है और दूसरी जानिब भारत की तरफ बड़ी फौज वहां पर मौजूद थी और उसे टैंकों की अमदाद हासिल थी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वहीं पर दुश्मन के साथ लड़ते रहे और अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ ऐसा दुश्मन पर टूट पड़े और इतना भारी नुकसान पहुंचाया और उनके बहुत ज्यादा फौजी उस बात में मारे गए और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ही दुश्मन के साथ बहादुरी जुर्रत के साथ वतन का दिफा करते हुए बिलाहिर
6 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। उस वक्त की हुकूमत ने आपकी जुर्रत, बहादुरी और वतन के लिए अपनी जान का बहादुरी के साथ नजराना पेश करने पर आपको निशाने हैदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी फौजी एजाज है, निशाने हैदर से मेजर शबीर शरीफ शहीद को नवाज दिया। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। आज मैं आपको जिस बाग का तारुफ कराऊंगा और उसकी तारीखी अहमियत बताऊंगा, ये वाकई एक गुमनाम बाग कहलाता है। ये क्या बाग है और यहाँ पर किसकी आखिरी आरामगाह बनाई गई है, ये बात आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो शख्सियत है जिसकी वजह से पंजाब का दिफाई निज़ाम सबसे ज़्यादा मजबूत रहा। बरतानवी राज जब बर्रे सगीर में आया तो यही वजह है कि वो सबसे आखिर में पंजाब पर कब्जा करने में कामयाब हुआ और उसका एतराफ़ बरतानवी जनरल एडवर्ड भी कर चुके हैं। ये अब आप महसूस कर रहे होंगे और तजस्सुस आपका बढ़ता जा रहा होगा कि वो शख्सियत कौन है और उसकी तदफीन और आखिरी आरामगाह कौन सी है। तो मैं बताए चलता हूँ, ये थे जनरल अलॉट, जिनका मकबरा लाहौर में पुरानी अनारकली में वाक़या है। बात शुरू होती है 1815 में, जब बरतानिया और फ्रांस के दरमियान शदीद जंग होती है और बरतानवी अफवाज फ्रांस को इबरतनाक शिकस्त देते हैं और उसके जनरल नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद फ्रांस की अफवाज के सीनियर जनरल पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाते हैं कि कहीं इबरतनाक सजाएं ना दी जाएं। फ्रांस से रोजगार के हसूल के लिए दुनिया भर में तितर बितर होने वाले जर्नलों में एक जनरल अलॉट थे, जो फारस पहुंचे, जो अब मौजूदा ईरान कहलाता है। यहाँ पर जनरल अलॉट को जनरल वांतीवार मिलते हैं। ये जनरल वांतीवार वही हैं जो फ्रांस से निकले थे और वो भी रोजगार की तलाश में फारस यानी ईरान पहुंचे। दोनों जनरल्स ने फारसी जुबान सीखी और शाही दरबार के साथ मुंसलिक हो गए। कुछ अरसा बाद बरतानिया ने भारी अमदाद के बदले शाह फारस को यह हुक्म दिया कि वहां पर मौजूद जितने भी फ्रांसीसी सिपाही हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये दोनों वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। सन 1822 की बात है। ये दोनों काबुल से होते हुए पेशावर के रास्ते पंजाब पहुंचे। यहाँ पर शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में पेश हुए। महाराजा रंजीत सिंह ने इन दोनों को बरतानवी जासूस जाना और उन पर कड़ी निगाह रखने के लिए इनको एक जगह महफूज कर लिया। जब महाराजा रंजीत सिंह मुतमईन हो गए कि ये बरतानवी जासूस नहीं है और महाराजा ये चाहता था कि वो अपनी ऐसी फौज तैयार करे जो एक वक्त आने पर बरतानिया के खिलाफ लड़ सके, तो उसने इन दोनों जर्नल्स को अपनी फौज में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। जनरल अलॉट को घोड़सवार फौज का, जबकि जनरल वांतीवार को पैदल फौज का सरबराह बनाया। दोनों जनरल्स ने यूनिफॉर्म जो थी महाराजा रंजीत सिंह की फौज की, वो फ्रांसीसी तर्ज का यूनिफॉर्म रखा और फिर बेहतरीन नौजवान फौज में भर्ती किए।
आला नस्ल के जो गोरे थे वो फौज के लिए लिए गए। ऐसी फौज तैयार की और उसमें खालसा फोर्स बनाई। ऐसी फौज बना दी कि जिसको ये जनरल एडवर्ड ये कहने पर मजबूर हो गए कि एशिया की सबसे बेहतरीन लड़ाका जो फौज है वो महाराजा रणजीत सिंह की फौज है। यही वजह है कि बरतानवी राज जब बर्रे सगीर में फतूहात करता हुआ आया तो उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल पंजाब में पेश आई। इसीलिए बरतानवी राज सबसे आखिर में पंजाब पर कब्जा कर सका। जनरल लॉर्ड अपनी सलाहियतों के बलबूते पर बहुत जल्द महाराजा रणजीत सिंह के करीब हो गए और फिर एक वक्त आया कि महाराजा रणजीत सिंह की भतीजी बानो के साथ जनरल लॉर्ड की शादी हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने खुश होकर जनरल लॉर्ड को तनहा के साथ साथ मुख्तलिफ अराजी जो है वो अलाट करनी शुरू कर दी और जो जनरल लॉर्ड का मरकज़ी दफ्तर था वो इन दिनों चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दफ्तर बन गया जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़या है। ये बाग भी जनरल लॉर्ड ने तामीर किया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अपने तारीख़ी विरसे की हिफाजत नहीं कर पाते। इसके इर्द गिर्द भी तजावज़ात हो चुकी हैं। सिर्फ वही जगह बची है जहां मकबरा मौजूद है। मैं आपको बता रहा था कि जनरल लॉर्ड ने जब ये पार्क तमीर किया तो कुछ ही अरसा बाद उसकी जवान साल बेटी जिसका नाम मेरी शॉर्ट लॉर्ड था, जब वो कम उम्री में वफात पाई तो जनरल लॉर्ड ने अपनी लगते जिगर को इसी पार्क में उसकी आखिरी आरामगाह बना दी। इसीलिए इस बाग को कुरी वाला बाग, जिसे अंग्रेजी में डॉटर गार्डन कहते हैं, ये मशहूर हो गया कुरी वाला बाग। में जनरल लॉर्ड तवील छुट्टी लेकर फ्रांस चले गए, जहां उन्हें हाथों हाथ वापस लिया। कुछ अरसे के बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने फैसला किया कि उन्हें सिख हुकूमत में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा जाए। जनरल लॉर्ड फिर कुछ अरसा के बाद जब वापस आए तो वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पेश हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें जनरल वांती वार के पास कबायली इलाकों में भेज दिया। कहते हैं कि वहाँ पर जनरल लॉर्ड की तबीयत नासाज हुई और कुछ ही देर बाद उनकी वफात हो गई और फिर जनरल लॉर्ड को पूरे फौजी एजाज के साथ पेशावर से लाहौर लाया गया और कुरी वाले बाग में, जहां उन्होंने अपनी लगते जिगर को सुपुर्दे खाक किया था, उसके पहलू में जनरल लॉर्ड को भी दफन कर दिया गया। लाहौर के एक नाशर राजपाल ने अंग्रेज दौर में
एक किताब शाया की जिसमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। फिर एक हमला एक 21 साला नौजवान गाजी इल्मदीन शहीद जो आशिक रसूल था, उसने इश्क की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि नासिर राजपाल का एक ही वार में सर कलम करके उसका सर तन से जुदा कर दिया और फिर 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। लाहौर के एक नाशर राजपाल ने अंग्रेज दौर में एक किताब शाया की जिसमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मुसलमानों ने हिंद ने अंग्रेज़ हुकूमत से मुतालबा किया कि नाशर राजपाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार करके उसकी किताब जब्त कर ली जाए। क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने 6 माह के लिए नासिर राजपाल को सजा दी और हाई कोर्ट में उसने अपील की और हाई कोर्ट के एक हिंदू जज ने उसको रिहा कर दिया। नासिर राजपाल की रिहाई क्या हुई, मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई तो मुसलमानों ने खुद नासिर राजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की ठान ली और उसमें 3-4 ऐसे हमले हुए। हर हमले में नासिर राजपाल बचता रहा, लेकिन फिर एक हमला एक 21 साला नौजवान गाजी इल्मदीन शहीद जो आशिक रसूल था, उसने इश्क की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि नासिर राजपाल का एक ही वार में सर कलम करके उसका सर तन से जुदा कर दिया और फिर 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। अंग्रेज हुकूमत ने जब गुस्ताखे रसूल राजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा मुस्लिम रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू किया तो मुसलमानों ने एक मुत्तफिका फैसला कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि लाहौर का एक गाजी खुदा बख्श गुज्जर मैदान में आते हैं और वो गुस्ताखे रसूल की दुकान पर जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बच निकलता है। ताहम मजिस्ट्रेट ने गाजी खुदा बख्श गुज्जर को गिरफ्तार करने के बाद उसको 7 साल सजा सुना दी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान से एक गाजी अब्दुल अजीज़ खान चलता है और वो लाहौर आता है। आकर वो फिर राजपाल की दुकान पर जाता है। राजपाल खुद उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था और उसका दोस्त दुकान पर बैठा हुआ था। गाजी अब्दुल अजीज़ खान ने उसको कत्ल कर दिया, ये समझकर कि ये राजपाल है। गाजी इल्मदीन शहीद का मुकदमा मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू हुआ और फिर उस पर फर्दे जुर्म आयद की गई और सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में मौजूद जो अंग्रेज़ जज थे, उन्होंने 22 मई 1929 को केस की समाअत के बाद गाजी इल्मदीन शहीद को सजाए मौत का फैसला सुना दिया। इसके बाद मुसलमाना ने हिंद ने
एक फिर मुत्तफिका फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो सज़ा है गाजी इल्मदीन शहीद को सज़ाए मौत वाली सज़ा, वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और बैरिस्टर जो उस वक्त के सबसे बड़े वकील थे, बैरिस्टर मोहम्मद अली जना, उसको उनका वकील मुकर्रर करेंगे। ऐसा ही हुआ। हाई कोर्ट में अपील की गई। मोहम्मद अली जना जो उसने पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच ने गाजी इल्मदीन शहीद के बारे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की जो सजाए मौत की का फैसला था उसको बरकरार रखा और गाजी इल्मदीन शहीद की जो अपील थी वो खारिज कर दी। हाई कोर्ट के फैसले की खबर गाजी इल्मदीन शहीद को जेल में दी गई, जिस पर गाजी इल्मदीन शहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि वो कैदी की तरह जेल में सड़ते रहें। 31 अक्टूबर 1929 को जब हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए आशिक़े रसूल गाजी इल्मदीन शहीद को तख्तेदार पर लाया गया तो उन्होंने फांसी का फंदा चूमते हुए कहा कि ये है गाजी इल्मदीन शहीद का आशिक़े रसूल होने का सबसे बड़ा एजाज़। 1150 तुर्किस्तान में पैदा होने वाला बच्चा मुख्तलिफ हाथों में बतौर गुलाम फरोख्त होते होते बिलाहिर 1206 में बादशाह सलामत बन गया और उसने बर्रे सगीर में मुसलमान हुकूमत कायम की जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी और पहचानी जाती है। मेरी मुराद आप और तारीख के अवराक में गुमशुदा गुमनाम कुतुबुद्दीन ऐबक शाहपुर के गुलाम बाजार में सबसे पहले बतौर गुलाम फरोख्त होने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा और फिर कुतुबुद्दीन को अपने घर ले जाकर अपने बच्चों की तरह पाला, उसे दीनी तालीम दी, घोड़ सवारी भी उसको सिखाई, हत्ता के नेज़ाबाजी की भी ऐसी महारत उसको दी कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत जल्द घोड़ सवार और नेज़ाबाजी के तौर पर जाना और पहचाने लगा। जब काजी फखरुद्दीन के बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक ताजर के हाथ फरोख्त कर दिया, उस ताजर ने भारी मुआवजे के इवज सुल्तान महमूद गौरी को फरोख्त कर दिया और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान महमूद के रिहाइश गाह पर पहुंच गए। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान महमूद गौरी के घराने के गुलामों में शामिल हो गया और अपनी खुदादाद सलाहियतों के बाइस सुल्तान महमूद गौरी की नज़रों में आ गया। एक दिन क्या होता है कि सुल्तान महमूद गौरी अपने घराने के गुलामों में तहाइफ तकसीम कर रहे थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी तोहफा दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपने हिस्से का तोहफा एक दूसरे गुलाम को दे दिया। सुल्तान को ये अदा बहुत पसंद आई। कुतुबुद्दीन ऐबक की खुदादाद सलाहियतों के बाइस सुल्तान महमूद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मुख्तलिफ इंतज़ामी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। बर्रे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों का उसको इंतज़ामी सरबराह बना दिया। वो कई जगहों पर गवर्नर भी रहे। फिर एक दफ़ा क्या होता है कि
1206 का ज़माना आता है। 1206 में जेलम के मुकाम पर गखरों और गोरियों के दरमियान ज़बरदस्त जंग होती है। इस जंग में सुल्तान महमूद गौरी हलाक हो जाते हैं। सुल्तान महमूद गौरी की हलाकत के साथ ही 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया और फिर 4 साल मुस्लिम हुकूमत की क़यादत करते हुए 1210 में पोलो खेलते हुए गोरे से गिर गए और जाँ बहक हो गए। और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के अनारकली बाजार से मुल्हिका ऐबक रोड पर सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।